गुड मॉर्निंग। आपसे कई सारे दिवस इम्पॉर्टेंट डेज़ जो हैं उससे संबंधित प्रश्न भी किए जाते हैं, तो आपको हर स्थितियों के लिए तैयार रहना होगा। अगर आपका एग्ज़ाम फ़रवरी में है, मान के चलें कि यदि बीपीएससी का जो टेंटेटिव डेट है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पिछले 3-4 महीनों का जो इम्पॉर्टेंट डेज़ है उसको कर लेना चाहिए। तो इस क्रम में कल विजय दिवस मनाया गया पूरे देश में, आप सबको पता है। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का गठन हुआ। पहले ये पूर्वी पाकिस्तान था और इसमें भारत की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो 2 हमारे सेना नायक हैं, एक तो ये हमारे भारत के और ये पाकिस्तान के। तो ये आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ। इन दोनों के नाम ज़रा-सा आप ग्रुप में पोस्ट कर दें, मुझे अच्छा लगेगा। अगली कटिंग की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगली कटिंग जो मैंने ली है, तो पूरी दुनिया में अभी फीफा का जो फीवर है, एशियन सबकॉन्टिनेंट को छोड़कर, क्योंकि हमारे यहाँ तो अभी सबकी नज़र, ज़्यादातर लोगों की नज़रें बांग्लादेश पर होंगी। बांग्लादेश में जो अभी टेस्ट चल रहा है। खैर, तो फ्रांस के खिलाफ अर्जेंटीना की उम्मीदों का सारा दारोमदार किस पर है? लियोनेल मेसी पर। अब देखिए, ये जो है ना, सही बात है, लियोनेल मेसी। इसलिए आप में से ग्रुप में कुछ लोगों ने पूछा था कि सर क्या लगता है दोनों सेमीफाइनलिस्ट कौन होंगे और फाइनल तक कौन? जो मेरा अपना अंदाज़ा था, मैंने एक अनुमान लगाया था कि फ्रांस मोरक्को को आराम से बीट करके आ सकता है, और मैंने ये भी कहा था कि अर्जेंटीना क्रोएशिया को हरा करके, और वो आया दोनों। अब रही बात फ्रांस और अर्जेंटीना की, तो मेरा अपना अनुमान है कि फ्रांस का पलड़ा यहाँ पर भारी रहेगा, भले ही स्टार मेसी इनके साथ हो। भैया, सचिन तेंदुलकर पर जब पूरी टीम, याद होगा आपको, मतलब 1995 से लेकर के, और जब तक सौरव गांगुली के हाथ में कप्तानी नहीं आई थी, तब तक पूरी इंडियन टीम सचिन तेंदुलकर पर दारोमदार रहती थी। आप लोगों को नहीं याद होगा, हम लोग उसमें क्रिकेट देखा करते थे। तो तेंदुलकर आउट हुए और समझिए पूरे भारतीय स्टेडियम में खामोशी छा गई। तो एक आदमी पर जब आप पूरे सेंट्रिक हो जाता है पूरी टीम, तो वहाँ थोड़ी दिक्कत होती है। हालांकि अर्जेंटीना में ऐसी बात नहीं है, ये तो पूरी टीम का है, लेकिन फिर भी लियोनेल मेसी से कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें हैं। तो मेरा अपना अंदाजा है कि फ्रांस का पलड़ा भारी रहना चाहिए। खैर, आगे बढ़ते हैं अगले कटिंग की ओर। अगली कटिंग जो मैंने लगाई है, RBI टू इश्यू नेक्स्ट ट्रेंच ऑफ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड फ्रॉम दिसंबर 19 टू 2030। अब देखिए, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट आपके लिए क्या है? आप तो इन्वेस्टेड, अभी ज़्यादातर लोग तो इन्वेस्टेड है नहीं, तो यहाँ पर हमारे लिए एक एज ए स्टूडेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और कई बार पूछा गया है कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम क्या है? सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, तो ये देखिए 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लाया गया था। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में आरबीआई इश्यू करती है इसको, और आप बैंक, पोस्ट ऑफिस, कहीं से भी आप इसको परचेज कर सकते। मतलब कहीं से क्या, मतलब जो कॉमर्शियल बैंक है, आरआरबी वगैरह नहीं करती है, आरआरबी नहीं करेगा, जो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है वो नहीं करेगा, या फिर जो ये पेमेंट बैंक है वो नहीं करेगा। तो जितने कॉमर्शियल बैंक है वो सभी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड आप वहाँ से ले सकते हैं। इवन कि पोस्ट ऑफिस से भी अवेलेबल है ये, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वहाँ से भी ये लिया जा सकता है। तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2015 में लाया गया गोल्ड के इंपोर्ट को डिस्करेज करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गोल्ड हमारा जो इंपोर्ट होता है, तो बहुत ज़्यादा पैसा हमारा गोल्ड पे चला जाता है, इसलिए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को लाया गया था, है ना। इस पर एक अलग से वीडियो में बना दूंगा। तो अभी के लिए इतना। अगली कटिंग की ओर बढ़ते हैं। अगली कटिंग मैंने लगाई है, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य सरकार की प्रमुख योजना अरुणोदय, ऐसे इसका सही ओस वहाँ की जो बांग्ला असमिया भाषा है उसके हिसाब से अरुणोदय है होता है, और नहीं होता है, फिर भी इसका मीनिंग अरुणोदय ही है। तो अरुणोदय योजना के दूसरे संस्करण का यहाँ पर उद्घाटन किया है इन्होंने। अरुणोदय योजना, ये अरुणोदय योजना है क्या? अरुणोदय 2020 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से वंचित परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इसके तहत देखिए 1250 रुपये
जो हर बेनिफिशियरी उसके खाते में 1250 रुपये भेजे जाते हैं और अभी तक 17 लाख लोग इसका लाभ उठा रहे थे। 10 लाख लोग अरुणोदय 2 में और भी जुड़ जाएंगे, तो इस तरह 27 लाख लोग हो जाएंगे। तो आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि अरुणोदय योजना किस राज्य के में चलाई जा रही है। अगली कटिंग को लेते हैं हम लोग। UN votes out Iran फ्रॉम वुमेन्स राइट्स बॉडी ओवर क्रैकडाउन ऑन प्रोटेस्ट। आप सबको पता होगा जो हिजाब के खिलाफ, हिजाब या बुर्के के खिलाफ, जो ईरान में, मैं अगर गलती होऊंगा तो आप सही कर लेंगे, तो हिजाब या बुर्के के खिलाफ जो वहाँ पे ईरान में काफ़ी ज़्यादा आंदोलन हुआ, ये पहली तरह अपनी तरह का आंदोलन था। तो उस मुद्दे पर ईरान की सरकार का जो स्टैंड रहा, तो उसके चलते यूएनओ में वोटिंग हुई और यूएनओ से की एक बॉडी है वुमेन्स राइट बॉडी, वुमेन्स राइट बॉडी है ये, उससे ईरान को निकाल दिया गया। तो बढ़िया प्रश्न बनता है। अगली कटिंग की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, एक योजना है वनीकरण। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन किया जाएगा कि वनीकरण योजना किस राज्य के द्वारा चले। देखिए, मैं राज्यों के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से प्रश्न आजकल आ रहे हैं। आप बीपीएससी का दे रहे हैं, जरूरी नहीं है कि बिहार की ही योजना को पूछा जाए, अदर स्टेट्स को भी पूछा जाता है। तो उसमें हरियाणा हो गया, हरियाणा मतलब किसी खास स्टेट से नहीं, किसी भी स्टेट से अगर बहुत महत्वपूर्ण योजना है तो पूछी जा सकती है। इसलिए मैंने अरुणोदय योजना को डाला। यहाँ पर वनीकरण योजना है, किस राज्य में वनीकरण योजना, तो केरला में है, और नाम से ही लग रहा है कि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा चलाया जाएगा। बस आपको इतना जानना है कि वनीकरण योजना किस राज्य में, केरला में। अगली कटिंग की ओर बढ़ते हैं। बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कि एस जयशंकर होस्ट यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स फॉर मिलेट लॉन्च। देखिए, ये चाइना की एक डिप्लोमेसी होती थी, उसको पिंग पोंग डिप्लोमेसी कहा जाता था। तो यहाँ पर भारत के द्वारा मिलेट, कहें तो मिलेट डिप्लोमेसी है ये, मिलेट डिप्लोमेसी। क्यों भाई? तो देखिए, इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट 2023 को यूएनओ के द्वारा मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया है, और ये भारत की पहल पे किया गया है। आप सबको पता होगा कि भारत मिलेट का, यानी कि बाजरा जिसको रागी बोलते हैं आप, उसका दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है और इसका एक्सपोर्ट भी करता है भारत। और बदलते समय के साथ मोटे अनाज का महत्व बढ़ा है, तो भारत के पहल पर अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष की घोषणा की गई है। इसी का एक कहें तो इसका बहुत अच्छा भारत ने फ़ायदा उठाया, और यूनाइटेड नेशंस जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं वो, और जो यूएन चीफ हैं, तो इनको ये पार्टी दी गई है। तो इस एक अच्छी डिप्लोमेसी कही जाएगी। अगला, जीएसटी काउंसिल की 48वीं बैठक आज हो रही है। जीएसटी काउंसिल की 48वीं बैठक आज हो रही है। यहाँ पर मेरे देने का मुख्य जो उद्देश्य है वो ये है कि आप जीएसटी काउंसिल, ठीक है, जीएसटी काउंसिल आप सबको पता होगा। तो बस इतना है कि जीएसटी काउंसिल आप ज़रा बता दें ग्रुप में कमेंट करके कि जीएसटी काउंसिल का जो प्रोविज़न है वो किस आर्टिकल में है, संविधान के किस अनुच्छेद में जीएसटी काउंसिल का की प्रावधान है। जरा इसको ग्रुप में बताएं आप, और थोड़ा रिकॉल कर लें जीएसटी के बारे में। जितनी सारे आपके पास है कि जीएसटी 1 जुलाई 2017 को शुरू हुआ, जीएसटी से रिलेटेड जितनी सारे टर्म्स हैं उसको जो एक बार देख लें। खैर, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अगला जो कटिंग मैंने लगाया है वो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना। अच्छा, ये तो पहले ही इस पर डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना 2022-23 के लिए अगली किस्त सोमवार को खुलेगी। आरबीआई ने शुक्रवार को इस किस्त के लिए गोल्ड बॉन्ड का मूल्य कितना दिया है, 5409 रुपये प्रति ग्राम तय किया है। इस पर अलग से बात करेंगे हम लोग। देखिए, बायोफ्यूल का अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाएगा भारत। ये हमारे हरदीप सिंह पुरी साहब हैं। तो उनका कहना है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। तो सोलर एक संगठन है ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो वो भारत की पहल पे ही उसका गठन किया गया है। भारत, यहाँ पर मैं दिखा दूँ आपको कि इनका कहना है कि भारत वैकल्पिक ईंधन क्षेत्र में एक
और अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने की कोशिश में है। इस बार भारत बायोफ्यूल के उत्पादक और खरीदार देशों का संगठन बनाना चाहता है। अब यहाँ पर देखिए क्या कहना है हमारे मंत्री साहब का। यहाँ पर एक फैक्ट है कि बायोफ्यूल को लेकर भारत सरकार की तैयारियों का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पेट्रोल में 20%, ये आपके काम की है, पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री का लक्ष्य पहले 2030 तय किया गया था, जिसे घटाकर अब 2025 कर दिया गया है। देखिए आप सबको पता है कि भारत जो क्रूड ऑयल है, अपनी ज़रूरत का जितना तेल है, तो वो लगभग उसका 85% भारत को 84 से 85% जो तेल है वो विदेशों पर हमारी डिपेंडेंसी है। तो उसके विकल्प को तलाशना होगा हमें। 85% तेल भारत खरीदता है दुनिया के अन्य देशों से, जिसमें फिर रशिया का पहला स्थान हो गया है। तो ऐसी स्थिति में भारत अपने वैकल्पिक ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की तो तलाश करेगा ही। इसलिए एक अच्छी कदम है कि पेट्रोलियम में हम एथेनॉल को मिलाएं, जो गन्ने से तैयार होता है मुख्यतः, तो एथेनॉल को मिलाएं। तो पेट्रोलियम में शुरू में कहा गया कि 10% जो 10% एथेनॉल है उसको मिश्रित किया जाए, और इसका लक्ष्य रखा गया था नवंबर 2025। नवंबर 2025 इसका लक्ष्य रखा गया था, और इस लक्ष्य को उससे पहले ही यानी कि जून 2000 सॉरी मैं 25 बोल गया था, सॉरी 2022, तो 2022 का लक्ष्य रखा गया था, सॉरी नवंबर 2022 का लक्ष्य रखा गया था कि जो 10% ये ब्लेंडिंग है, तो वो नवंबर 2022 तक, और इसको अचीव कर लिया गया कब तक, जून 2022 तक, यानी समय से पहले ही अचीव कर लिया गया। तो काफ़ी उत्साहवर्धक है ये। इसलिए अगला जो लक्ष्य था कि 20% हमारा जो मिश्रण का लक्ष्य है 20%, तो वो जो लक्ष्य था 20% का, तो वो उसको अब 2030 की जगह पर 2025 तक करने का लक्ष्य रखा गया है। ये एक बहुत बड़ी घोषणा है। आगे बढ़ते हैं दूसरी कटिंग की ओर। देखिए बजट की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बजट 2023-24, तो वित्त वर्ष 2023-24 के लिए तो उसके कुछ कुछ संकेत देखिए मिलने लगे हैं। यहाँ पर देखिए आगामी बजट चालू वित्त वर्ष के बजट की तरह ही होगा। मतलब अगला जो 2023-24 का बजट होगा, तो वो अभी जो चालू है यानी 2022-23 का जो बजट चल रहा है उससे बहुत ज़्यादा अलग नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का मानना है कि ये इस गवर्नमेंट का लास्ट बजट होगा पूर्ण, क्योंकि अगले साल इलेक्शन फिर 2023-24 में तो चुनाव होने हैं, और चुनाव होगा तो इंटरिम बजट पेश करना होगा। तो इंटरिम बजट में आप बहुत कुछ घोषणाएं ज़्यादा कर नहीं सकते, इसलिए अंतिम बजट है तो थोड़ा लोक लुभावन बजट पेश किया जाए, जैसा कि पिछली सरकारें करती रही हैं। लेकिन इस बार इनका कहना है, निर्मला सीतारमण जी का, कि देखो भाई आगामी बजट में भी सरकार का मुख्य फोकस सार्वजनिक पूंजीगत खर्च पर, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो ज़्यादातर जो सरकारें हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर खर्च करती हैं, जो सरकार के लिए सिरदर्द बनता है। तो इन्होंने कहा है कि भाई देखो पिछले साल हमने 2021-22 में जो बजट था उसका 35.4% अधिक खर्च किया था हमने 2022-23 के बजट पर, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा है। तो बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है कि लोक लुभावन बजट पेश किया जाए। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। यह मोदी सरकार का 5वां और आखिरी पूर्ण बजट होगा। तो इसलिए इस बजट को चुनावी बजट के रूप में भी देखा जा रहा है, लेकिन वित्त मंत्री के संकेत से आगामी बजट में आयकर को लेकर, इनकम टैक्स को लेकर राहत मिलती नहीं दिख रही है। एक और मैंने अंडरलाइन किया है कि आने वाला बजट पूर्व बजट का ही अनुसरण होगा। उन्होंने कहा है कि हम सिर्फ पिछले बजट जैसा ही बजट खाका नहीं पेश कर रहे हैं, बल्कि भारत को अगले 25 सालों में विकसित भारत तैयार करने के उपायों का भी अनुसरण कर रहे हैं। देखिए एक लॉन्ग विजन है, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक मानना पड़ेगा, अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो मानना पड़ेगा कि गवर्नमेंट लोक लुभावन जो फैसले हैं उससे थोड़ा सा बच रही है। खैर इसके बारे में अलग से हम लोग बात करेंगे। तो आज के न्यूज़पेपर से इतनी कटिंग्स थी। अगले वीडियो में मिलते हैं फिर। थैंक यू।